हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। आज की वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ गेम थ्योरी। जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये टॉपिक, तो चलो आज कंफ्यूजन दूर करते हैं आपकी। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे गेम थ्योरी के बारे में। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ गेम थ्योरी, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, नैश इक्विलिब्रियम कैसे फिगर आउट करते हैं हम, क्या होता है, एंड प्रिजनर्स डायलेमा। बेसिकली जो आपने ओलिगोपोली मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, तो ओलिगोपोलिस्टिक या जो फर्म होती है वो क्या करती है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी अपनी कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती है उनके रिएक्शंस को कंसीडर करती है, राइट। तो उनका जो बिहेवियर होता है एक्शन या रिएक्शन का, दैट्स लाइक कि जो एक प्लेयर है वो गेम खेल रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शंस का। कोई प्राइस चेंज कर रहा है तो उसके रिएक्शन में दूसरी फर्म है वो प्राइस में चेंज कर रही है, तो ये उनका जो बिहेवियर वो एक गेम की तरह होता है। तो गेम थ्योरी को कंसेप्ट वहीं से उठाया गया। तो गेम थ्योरी इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इन कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टन इन 1944 एंड इट वॉज सून हेल्ड एज अ ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। सो गेम थ्योरी दैट इज क्या है, वो कंसर्न विद द चॉइस ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बात करें तो एक ओलिगोपोलिस्टिक जो फर्म होती है उसके लिए एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगा कि बेस्ट प्राइस कि ऐसा कौन सा प्राइस चार्ज किया जाए जो उसके बेनिफिट्स को, जो उसके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। तो दैट इज चॉइस ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इन कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो गेम थ्योरी शोज how an oligopolistic firm can make strategic decisions to gain a competitive advantage over its rival firms, over its competitive firms। जो भी उसकी राइवल फर्म्स है, कॉम्पिटिटिव फर्म्स है, उसके जितने भी पॉसिबल रिएक्शंस होते हैं उनको कंसीडर करके वो कौन सा एक ओलिगोपोली फर्म है, कैसा कोर्स ऑफ एक्शन या कैसी स्ट्रैटेजी वो अडोप्ट करे जो उसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करती है या फिर जो उसको हार्म हो रही है उसके राइवल फर्म के डिसीजन से, तो उसका जो नुकसान हो रहा है उसको मिनिमाइज करे। ये गेम थ्योरी बताती है। तो इसके गेम थ्योरी के अंदर जो बेसिक से टर्म्स जो आएंगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्लेयर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं। अगर ओलिगोपोली मार्केट की बात करें तो जो मैनेजर्स होते हैं फर्म्स के, उनको एज एन अ प्लेयर हम कंसिडर करेंगे। स्ट्रैटेजीज होती हैं, दैट इज जो भी एक्शन प्लान होता है, जो ऑल द एक्शंस है जो फर्म्स लेती हैं, अपने डिसीजंस लेती हैं प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए या कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, दैट इज स्ट्रैटेजीज। प्राइस में चेंज करना या फिर कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट करना या कोई एक नया प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस करना, कोई नई वैरायटी लेके आना प्रोडक्शन के अंदर, अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या अपनी सेल्स है उसको बढ़ाने के लिए। तो दैट कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज स्ट्रैटेजीज। पे ऑफ है, पे ऑफ इज द आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच स्ट्रैटेजी। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन या जो प्लान ऑफ एक्शन जो इम्प्लीमेंट करेगा, जो इन्फोर्स करेगा, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो भी आउटकम होंगे, जो भी रिजल्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड पे ऑफ। ईच आउटकम ऑफ ईच कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय द टू फर्म्स। यानी जब कोई एक फर्म कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके रिएक्शन में, रिटालिएशन में दूसरी फर्म जो भी डिसीजन लेगी, तो दोनों जो भी स्ट्रैटेजी अडोप्ट करती हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो भी आउटकम आता है, जो भी रिजल्ट आता है, दैट इज पे ऑफ, ठीक है। एंड पे ऑफ मैट्रिक्स होती है, दैट इज अ टेबल दैट शोज ऑल द आउटकम्स। जो भी पे ऑफ को दिखाती है ऑल द आउटकम्स फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रैटेजीज अडोप्टेड बाय द टू फर्म्स। नेक्स्ट आता है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है? द गेन ऑफ वन प्लेयर कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर प्लेयर। अगर एक फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? जब दूसरे को नुकसान हो रहा है। यानी एक प्लेयर का जो गेन है दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर प्लेयर। अगर हम नेट गेन निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो आता है। यानी अगर कोई एक फर्म अपना प्राइस चार्ज मतलब प्राइस इंक्रीज कर देती है, दूसरी फर्म इंक्रीज नहीं करती है, तो बेसिकली क्या होगा? जो फर्म प्राइस इंक्रीज कर रही है उसका जो मार्केट शेयर वो किसके पास चला जाएगा? बी के पास चला जाएगा। ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा करेगी तो उसकी डिमांड कम होगी उसके प्रोडक्शन की, तो एक को नुकसान होगा। यानी एक फर्म का जो गेन है वो दूसरी फर्म के एक्सपेंसेस पे आता है, उसको जीरो सम गेम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉन जीरो सम गेम। यानी जब जो भी कोई एक्शन या कोई स्ट्रेटजी अडोप्ट की जाती है, कोई भी ऐसा पोटेंशियल चॉइस जो भी होती है, दैट प्रोवाइड इक्वल बेनिफिट टू अदर फर्म। दूसरी फर्म को भी सेम टाइम पे अगर इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन जीरो सम गेम। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एडवर्टाइजिंग
इंक्रीज करने से, अगर दोनों ही फर्म्स के जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाते हैं बेसिकली, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सम गेम। अगर एडवर्टाइजिंग इंक्रीज करने से अगर दोनों फर्म्स की कॉस्ट इंक्रीज होती है मोर देन रेवेन्यू, तो दोनों ही फर्म्स के जो प्रॉफिट्स है वो कम हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव सम गेम। नेक्स्ट आता है हमारा डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। इट इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर अ प्लेयर नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट डज। यानी जो भी उसके सामने जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, उसमें से एक ऑप्टिमल चॉइस नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट डज। दूसरी जो राइवल फर्म है, कॉम्पिटिटिव फर्म है, जो भी ओपोनेंट है वो कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है, वो कौन सा एक्शन लेता है, वो मैटर नहीं करता। एक फर्म अपने लिए फर्म जो भी बेटर देन एनी अदर स्ट्रैटेजी और प्लेयर माइट चूज, कि जो भी स्ट्रैटेजीज उसके पास अवेलेबल होती है उसमें से जो भी उसकी ऑप्टिमल चॉइस होती है, दैट इज डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। दूसरी फर्म है उसके एक्शंस का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द मतलब इंडिविजुअल चॉइस होगी, ये इंडिपेंडेंट होगी, यानी रिगार्डलेस ऑफ द एक्शंस ऑफ द अदर फर्म ऑल्सो। देखिए यहाँ पे हम टेबल के जरिए दिखाते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कैसे फिगर आउट करते हैं दोनों फर्म्स के लिए। तो पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, दो स्ट्रैटेजी है, एडवर्टाइज करना या डोंट एडवर्टाइज। ठीक है, ये फर्म बी का दिया हुआ है, फर्म ए का दिया हुआ है। तो हम रो वाइज चलते हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो फर्म ए के लिए आउटकम दिखाता है कि एडवर्टाइज करती है अगर फर्म ए, तो उसको 4 जो भी आउटकम है उसका 4 है, एंड दैट इज 5 विद अलोंग विद द फर्म बी रिएक्शंस। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट नंबर है 4 5 2 3, दैट इज द पे ऑफ फॉर फर्म ए। ठीक है, एंड जो सेकंड नंबर है ये 3 1 5 2, दैट इज द पे ऑफ फॉर फर्म बी। ठीक है, तो ये टेबल दिए। यहाँ पे सबसे पहले हम फर्म ए के लिए बात करते हैं। फर्म ए के लिए देखिए, दोनों ही सिचुएशन में हम देखते हैं जब फर्म बी एडवर्टाइज करेगी, जब फर्म बी एडवर्टाइज नहीं करेगी, उन दोनों ही केसेस के अंदर फर्म ए की जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर फर्म बी एडवर्टाइज करती है, दैट इज, देखो इस कॉलम में हम जाएंगे, फर्म बी एडवर्टाइज करती है, तो अगर फर्म ए भी एडवर्टाइज करेगी तो पे ऑफ क्या होगा 4। फर्म ए एडवर्टाइज नहीं करेगी तो पे ऑफ क्या होगा 2, राइट। तो यहाँ पे अगर फर्म बी एडवर्टाइज करती है तो उस केस में फर्म ए को एडवर्टाइज करना चाहिए, क्योंकि उस पर जो आउटकम है, पे ऑफ है, वहां पे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा पे ऑफ उसका ज्यादा है एडवर्टाइज करने में। दूसरी चीज है जब फर्म बी एडवर्टाइज नहीं करती, आप सेकंड कॉलम में देखेंगे, फर्म बी जब एडवर्टाइज नहीं करती है, उस केस में अगर फर्म ए एडवर्टाइज करेगी तो पे ऑफ होगा 5, अगर नहीं करेगी तो पे ऑफ होगा 3। ठीक है, यानी जब फर्म बी एडवर्टाइज नहीं करेगी तो भी फर्म ए को एडवर्टाइज करने में ही प्रॉफिट ज्यादा है। यानी या फर्म ए की जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है दैट इज एडवर्टाइजिंग रिगार्डलेस ऑफ द एक्शन ऑफ द फर्म बी। फर्म बी एडवर्टाइज करे या ना करे, दोनों ही केसेस के अंदर फर्म ए को एडवर्टाइज करने में ही फायदा है। यानी एडवर्टाइजिंग इज द डोमिनेंट स्ट्रेटजीज फॉर द फर्म ए, राइट। अब सिमिलरली आप फर्म बी के लिए देख सकते हैं। फर्म बी की बात करेंगे, फर्म बी के लिए अगर हम दोनों सिचुएशन के अंदर कि फर्म ए जब एडवर्टाइज करती है और जब एडवर्टाइज नहीं करती है, दोनों ही सिचुएशन के अंदर, जब दोनों ही उसके रिएक्शंस के अंदर फर्म बी की जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो क्या होगी। पहली बात करते हैं फर्म ए जब एडवर्टाइज करती है, उस केस में अब हम यहाँ रो वाइज देखेंगे। ठीक है, फर्म बी के लिए तो फर्म बी अगर एडवर्टाइज करेगी तो पे ऑफ है 3, और फर्म बी अगर एडवर्टाइज नहीं करेगी तो पे ऑफ है 1। यानी दोनों में से उसका पे ऑफ, दोनों में प्रॉफिट किसके में ज्यादा है कि अगर फर्म ए एडवर्टाइज करती है तो उस केस में फर्म बी अभी अगर एडवर्टाइज करे तो उसको फायदा है। ठीक है, एडवर्टाइज करना चाहिए। सेकेंड, फर्म ए जब एडवर्टाइज नहीं करती है, उस केस में फर्म बी का एडवर्टाइज करने के अंदर आउटकम है 5 और नहीं करने में है 2। तो उस केस में दोनों में क्या है, दोनों ही केसेस के अंदर फर्म ए जब एडवर्टाइज करती है या नहीं करती है, दोनों ही सिचुएशन के अंदर फर्म बी को एडवर्टाइज करने के अंदर प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, 3 and 1 and 5 and 2 दोनों ही केसेस में इसको प्रॉफिट एडवर्टाइज करने में ही ज्यादा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज द डोमिनेंट स्ट्रेटजी फॉर द बी एज वेल। यानी दोनों ही फर्म के लिए इस केस में एडवर्टाइजिंग करना डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। डोमिनेंट किस लिए है, क्योंकि ये उसकी ऑप्टिमल चॉइस है, ये ही वही चॉइस है जिससे उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमाइज होंगे। किस गिवन द, मतलब दूसरी फर्म क्या करती है, नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट फर्म डू, दूसरी फर्म एडवर्टाइज करती है या नहीं करती है, उसकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है, उसकी जो ऑप्टिमल चॉइस है यानी एडवर्टाइजिंग करना, दैट इज डोमिनेंट स्ट्रेटजी।
नेक्स्ट हमारा आता है नैश इक्विलिब्रियम। ये देखिए आप, नैश इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ईच प्लेयर चूजेस एन ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। देखिए, गिवन द स्ट्रैटेजी चूजन बाय द अदर प्लेयर, यानी यहाँ पे जो क्या होगा, जो दूसरी राइवल फर्म है, कॉम्पिटिटिव फर्म है, उसकी स्ट्रैटेजी दी हुई होगी। उस केस में जो वो प्लेयर है, जो फर्स्ट प्लेयर की हम बात करें, मान लो सेकंड के अंदर हमने स्ट्रैटेजी हमने फिगर आउट कर ली है, उसकी स्ट्रैटेजी दी हुई है, तो उस केस में जो फर्स्ट प्लेयर है वो अपने लिए कौन सी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी चूज करता है, दैट इज नैश इक्विलिब्रियम। वो कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगा, दैट यील्ड्स द हाईएस्ट पे ऑफ, जो उसको हाईएस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट उसको प्रोवाइड करेगी। देखिए, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में क्या था, जब दोनों ही फर्म्स के जो है, व्हेन बोथ फर्म्स हैड ए डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, तो ईच फर्म वाज एबल टू चूज इट्स ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय इट्स राइवल। कि राइवल ने कैसा एक्शन लिया, कैसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक फर्म है दैट वाज एबल टू चूज अपनी अपनी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी चूज करने के लिए, वो मतलब एबल थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो चूजन है दूसरी फर्म की, वो दी हुई है, गिवन द स्ट्रैटेजी चूजन बाय द अदर प्लेयर। तो उस केस में हर प्लेयर क्या है, वहां पे यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक प्लेयर की स्ट्रैटेजी क्या है, उसको कंसीडर करके आपको ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी चूज करनी है, दैट इज नैश इक्विलिब्रियम। जो कुर्नोट का एग्जांपल आपने मॉडल पढ़ा होगा, बर्टन का मॉडल पढ़ा होगा, जो क्वांटिटी सेटिंग मॉडल था या प्राइस सेटिंग मॉडल था, तो वह ये नैश इक्विलिब्रियम का ही एग्जाम्पल है। देखिए, मैट्रिक्स से हम समझाते हैं, टेबल से। यहाँ पे दी हुई सेम टेबल, हमने यहाँ पे सिर्फ एक फिगर चेंज किया है, यहाँ पे 6, लास्ट में जो हमारा टेबल थी उसमें ये 3 था यहाँ पे, तो हमने 3 की जगह पे 6 को ही रिप्लेस किया है। यहाँ पे अब इस टेबल में देखिए, फर्म ए की बात करते हैं। दोनों ही कंसिक्वेंसेज में कि जब फर्म बी एडवर्टाइज करेगी और नहीं करेगी, दोनों ही केसेस के अंदर फर्म की एक अगर हम डोमिनेंट स्ट्रेटेजी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। देखिए, जब फर्म बी एडवर्टाइज करती है, उस केस में फर्म ए अगर एडवर्टाइज करेगी तो पे ऑफ है 4, और एडवर्टाइज नहीं करती है तो पे ऑफ है 2, ठीक है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे उसको एडवर्टाइज करने में फायदा हो रहा है। जब फर्म बी एडवर्टाइज करती है तो फर्म ए को एडवर्टाइज करना चाहिए, उसको पे ऑफ जाता है, प्रॉफिट जाता है एडवर्टाइज करने में। अब फर्म बी जब एडवर्टाइज नहीं करती है, उस केस में देखिए, तो फर्म ए अगर एडवर्टाइज करेगी तो उसका पे ऑफ है 5, अगर नहीं करती है तो उसका पे ऑफ है 6। यहाँ पे देखिए, यानी फर्म बी जब एडवर्टाइज नहीं करती है तो यानी फर्म ए को भी एडवर्टाइज नहीं करने में ही फायदा है, पे ऑफ यहाँ पे उसका ज्यादा है। लास्ट एग्जांपल में हमने डोमिनेंट स्ट्रेटेजी फिगर आउट कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे 3 था, ठीक है, यानी नहीं करने में भी उसको एडवर्टाइजिंग करने में फायदा था, तो उसकी तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी हमने देख ही ली कि दूसरा बी क्या करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो एडवर्टाइजिंग करनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है, एडवर्टाइज कर रही है फर्म बी तो उसको एडवर्टाइज करने में फायदा है, एडवर्टाइज नहीं कर रही है फर्म बी तो उसको एडवर्टाइज नहीं करने में फायदा है, यानी फर्म ए हैज नो एनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हेयर। यहाँ पे जो फर्म ए का डिसीजन है दैट नाउ डिपेंड्स ऑन द फर्म बी, यानी एडवर्टाइज फर्म बी करे तो ए को करना चाहिए एडवर्टाइज, बी नहीं करती है तो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान ले, अगर फर्म ए को पे ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता चल जाता है, अगर वो फिगर आउट कर पाता है कि फर्म बी की जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है दैट इज ऑफ एडवर्टाइजिंग, देखेंगे फर्म बी की जो स्ट्रेटेजी है वो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, जो हमने लास्ट एग्जांपल था उसका हमने सिर्फ एक वाला चेंज किया है, बी वाला एज इट इज ही रखा है, तो बी की यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है दैट इज एडवर्टाइजिंग। ए फिगर आउट कर लेता है कि जो फर्म की बी की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है दैट इज ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी फर्म ए की, दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजिंग। हमने कहा था ना, फर्म बी जब एडवर्टाइज करे तो उसको करना चाहिए और नहीं करे तो नहीं करना चाहिए। अगर ए को पता लग जाए कि फर्म बी तो एडवर्टाइज करेगा, उसकी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी तो एडवर्टाइजिंग ही, उसको तो एडवर्टाइजिंग करने में ही फायदा है, ठीक है, तो उस केस में जो फर्म ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी वो भी क्या होगी, एडवर्टाइज करना, दैट इज नोन एज नैश इक्विलिब्रियम, जिसमें ईच प्लेयर चूजेस एन ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी गिवन द स्ट्रैटेजी चूजन बाय द अदर प्लेयर, ठीक है। तो ये नैश इक्विलिब्रियम के नाम से हम जानते हैं, क्लियर। आता हमारा प्रिजनर्स डायलेमा, दैट इज अ सिचुएशन इन विच ईच फर्म अडोप्ट्स इट्स डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, दोनों के पास ऑप्शन है, दोनों की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, बट ईच कुड डू बेटर बाय कोऑपरेटिंग। अगर दोनों कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ, किसी एग्रीमेंट पे पहुंचे तो वो बेटर कर सकते हैं, दैट इज प्रिजनर्स डायलेमा। देखिए किसी एग्जांपल, इसके अंदर 2 सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट ए एंड बी, दोनों को अरेस्ट किया गया है चोरी के इल्जाम में। उनके पास एविडेंस या प्रूफ इतना ही है कि उनके पास चोरी का सामान मिला है, और कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने चोरी की है ये जानने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही को अलग अलग प्रिजन में, दोनों को अलग अलग जेल में रखा जाता है, जहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन यानी कोई इसी तरह का कोऑपरेशन वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है।
दोनों को अलग अलग जगह पे रखा जाता है। अब दोनों को क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, देखिए कि अगर वो अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लेते हैं, वो कन्फेस कर लेते हैं, और अगर दूसरा कन्फेस नहीं करता है तो बेसिकली उसको छोड़ देंगे और दूसरे को 10 साल की सजा होगी। ठीक है, ये ऑप्शन उनको दिया गया। अगर दोनों ने कन्फेस कर लिया तो दोनों को एक मतलब 10 साल से कम कर लो, दोनों को 5-5 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, तो जो नेगेटिव पे ऑफ मैट्रिक्स है वो दी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि दोनों कन्फेस करते हैं। इस केस में देखिए सस्पेक्ट ए के लिए देखते हैं कि कन्फेसिंग ही उसकी बेस्ट डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दूसरा बी क्या करता है, कन्फेस करता है नहीं करता है नो मैटर, उसके लिए तो कन्फेस करना ही सही रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए अगर बी कन्फेस करता है उस केस में तो ए को कन्फेस करने से 5 साल की सजा होगी अगर ए भी कन्फेस करे, और अगर नहीं करता है तो उसको 10 साल की सजा होगी। जैसे बोला था ना कि वो दूसरे को जो कन्फेस करेगा उसको फ्री छोड़ देंगे, लेकिन जो नहीं करता है उसको 10 साल की होगी। तो अगर बी कन्फेस करता है तो उस केस में जब ए भी कन्फेस कर लेगा तो 5 साल, यानी जो 5 साल की सजा है, नहीं कन्फेस करने पे 10 साल। तो यहाँ पे तो कन्फेसिंग उसको सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी उसकी, अगर बी कन्फेस करता है। सेकेंड केस में अगर बी कन्फेस नहीं करता है तो यहाँ उस केस में ए को, अगर ए कन्फेस करे तो उसको 0 एंड नहीं करे तो उसको 1। तो इस केस में भी अगर बी कन्फेस नहीं भी करे तो भी उसकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज, मतलब जो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी वो है कन्फेस करना। दोनों ही केसेस के अंदर व्हाट बी डजंट मैटर, दोनों ही केसेस के अंदर कन्फेसिंग इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी ऑफ सस्पेक्ट ए, यानी वो कन्फेस करेगा। ठीक है, सिमिलरली आप बी के लिए देख लो कि जब ए कन्फेस करेगा तो बी के कन्फेस करने पे 5 मिलेगी उसको और ना करने पे 10 मिलेगी। तो कन्फेस करना ही बी के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर ए कन्फेस नहीं करता है और बी कन्फेस करे तो 0 और ना करे तो 1। तो इस केस में भी बी जैसे ए की तरह ही बी, अगर ए कन्फेस करे या ना करे डजेंट मैटर, बी के लिए जो कन्फेसिंग है दैट इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे दोनों के लिए ही, ए के लिए भी जो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है दैट इज टू कन्फेस, एंड बी के लिए भी जो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है वो भी कन्फेस करना है। इवन इफ एन एग्रीमेंट नॉट टू कन्फेस कुड बी रिच्ड, अगर दोनों कन्फेस नहीं करते तो दोनों को सिर्फ 1 साल की सजा होती। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाता, अगर ऐसा कोई कॉपरेशन होता तो उस केस में क्या होता, दोनों को 1 साल की, सिर्फ 1 साल की सजा होती। ऐसा एग्रीमेंट वहां तक, उस एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, कॉपरेशन नहीं हो पाता है क्योंकि कम्युनिकेशन अलाउड नहीं था। दैट इज नोन एज प्रिजनर्स डायलेमा। So this was our game theory, dominant strategy and Nash equilibrium and prisoner dilemma. So thank you for the watching and please keep doing.